हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप हमने जो कल दो पैराग्राफ्स पढ़े थे आपको समझ आए होंगे। चलिए आज भी उसको कंटिन्यू करते हैं। बट स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो बहुत अजीब सी लगती है दैट यू पीपल ऑल टुगेदर आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। गूगल क्लासरूम ऐप इसीलिए है ताकि आप उसमें फ्रीली अपने व्यूज़ दे सकें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ सकें, हम जो क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं उसके आंसर दे सकें। एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है आप लोग कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं व्यूज़ बहुत कम होते हैं। और आप जो क्वेश्चन की आंसरिंग करते हैं वो भी मुझे 4 या 5, बहुत ज़्यादा हो गया कभी तो 7 और 8, इससे ज़्यादा मुझे बच्चों के आंसर्स नहीं मिलते हैं। इट मीन्स बाकी के बच्चे बिल्कुल इनडिफरेंट होके बैठे रहते हैं, या तो वीडियो देखते ही नहीं है इसलिए व्यूज़ भी नहीं होते हैं, और ना ही वो आंसर करना भी ज़रूरी समझते हैं। एटलीस्ट जितने बच्चे अटैच है गूगल क्लासरूम से उतने बच्चे तो कम से कम हम मुझे आंसर करें कि आप हम जो पूछ रहे हैं आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दें। बट वो भी पार्टिसिपेशन बहुत रेयर है स्टूडेंट्स, सो दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। बी एक्टिव इन द क्लासेस एंड बी एक्टिव इन आंसरिंग। हो सकता है ये जो हम पैराग्राफ वाइज आपको पढ़ा रहे हैं और जिस पे बेस्ड आपको हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक्सट्रैक्ट एग्जाम में आ जाए, तो आपको अगर आपने आंसर्स लिखे हों तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि ये सवाल मैम ने पूछा था इस पैराग्राफ पे बेस्ड या एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड, और ये आंसर मुझे आता है। चाहे भले ही आपने रिवाइज़ किया हो ना हो, लेकिन कभी कभी माइंड में क्लिक हो जाता है। जब भी कभी हम कोई काम करते हैं तो इट सडनली क्लिक्ड इन अवर माइंड वेन एवर वी आर इन वर्क, तो वहाँ पे वो प्लस पॉइंट आपका है। दैट इज़ योर बेनिफिट इफ़ यू विल वर्क। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सब कुछ हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, सब पढ़िए, बहुत तो ही कुछ वर्कआउट हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है आप लोगों के लिए। ऑलरेडी इट्स एन ऑनलाइन सिचुएशन इट इज़। चलिए, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आगे शुरू करते हैं। सेम पेज नंबर है मेरे पास। कल हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे, आज हम लास्ट के 2 पैराग्राफ वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। होप सो। लेट्स बिगिन। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि समर टाइम और विंटर टाइम में कैसे एक बहुत बड़ा प्लांट था रामजो आयरन मिल एंड ऑल दैट। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ, गेट रेडी विथ योर फिंगर्स ऑन योर लाइन, गेट रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल इन हैंड। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक बहुत लॉन्ग डार्क इवनिंग के बाद, क्रिसमस से पहले, यानी कि 24 ऑफ दिसंबर रहा होगा, क्योंकि 25 को तो क्रिसमस होता है, तो इसको क्रिसमस ईव बोलते हैं। जो 24 ऑफ दिसंबर की जो इवनिंग होती है उसको बोलते हैं क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे, क्योंकि क्रिसमस होता है। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर। स्मिथ कौन? ब्लैक स्मिथ। ये नाम नहीं है स्मिथ का, स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ उसको बोलते हैं जो आयरन वर्क करता है, जिसको हिंदी में लोहार बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लोहार होता है वो मास्टर होता है, आयरन ब्लैक स्मिथ, और एंड हिज हेल्पर, और उसके साथ उसका हेल्पर बैठा होता है। सेट इन द डार्क फॉर्ज, डार्क मतलब बहुत अंधेरा, फॉर्ज मतलब भट्टी, एक डार्क फॉर्ज के सामने बैठे होते हैं। नियर द फर्नेस, फर्नेस भी वो होता है फॉर्ज का, यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं काल कोठरी जैसी, अंधेरी सी काल कोठरी जहाँ पे फर्नेस जली हो। फर्नेस मतलब भट्टी जली हो, जैसे ना कल हमने डिस्कस किया था कोयले आते हैं बहुत सारे और आयरन मेल्ट किया जाता है, लाइक दैट। वेटिंग फॉर द पिग आयरन एंड दे आर सिटिंग नियर बाय द फर्नेस एंड वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कि पिग आयरन बाहर निकलेगा बर्न होने के बाद, विच हैड बीन पुट इन टू द फायर, जो इन दोनों ने फायर के अंदर डाला होता है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो रेडी हो जाए एनविल में रखने के लिए। एनविल क्या होता है? कभी आप किसी कॉबलर के पास गए होंगे, आपका कोई शू वगैरह कुछ ब्रेक हो जाता है या सैंडल, तो आप किसी कॉबलर के पास जाएंगे तो आपने देखा होगा कॉबलर के पास एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में वो आपका शू रखता है और फिर बीट करता है, जहाँ पे कहीं नेल डालनी होती है या स्टिच करना होता है या कुछ भी करना होता है उसको शेप देने के लिए, उसके पास एक लोहे का कुछ होता है एक स्टैंड, उसको बोलते हैं एनविल। हिंदी मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है क्या होता है, बट होता है कुछ, मोची के पास होता है। कभी आप जाओगे कॉबलर के पास तो आपको मिलेगा, गए होंगे आप होप्सो कभी, तो आपने देखा होगा कि वो उस पर रख के आपके जूते को हिट करता है या मोल्ड करता है या जो भी करता है उसमें रख के करता है। तो यही एनविल यहाँ पे भी ब्लैक स्मिथ के पास होती है, जिसमें वो पिग आयरन जब बाहर आ जाता है अपने नॉर्मल व्यू में आने के बाद, तो उसके ऊपर रख के उसको वो बीट करता है। दैट्स कॉल्ड एनविल। क्लियर? एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, वन ऑफ देम मतलब या तो ब्लैक स्मिथ खड़ा होता था और या फिर मास्टर। वन ऑफ देम, यहाँ पे देम किसके लिए यूज़ हुआ है? दोनों के लिए। सो वन ऑफ देम, नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर। स्टेयर मतलब मूव करना,
हिलाना, जैसे आग जलती है ना तो कभी लकड़ियाँ जो जितनी जलती है उतनी जलती है, फिर जो बाहर रह जाती है चूल्हे के वो हमें फिर उसको अंदर डालना पड़ता है ताकि जो फायर हो वो और बर्न हो। इन द सेम मैनर ये भी दोनों स्टिर करते रहते थे, हिलाते रहते थे। द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी आयरन बार होती थी, तो उस आयरन बार से और ज़्यादा उस आग को, फ्लेम को और बढ़ाने के लिए वो उसको स्टिर करते रहते थे, हिलाते रहते थे, दोनों में से एक एक करके कोई भी। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद वापस आके बैठ जाते थे। ड्रिपिंग विद पर्सपायरेशन, ड्रिपिंग मतलब होता है बीड्स पर्सपायरेशन, जैसे पसीने की बूंदें टपकना। फर्नेस के बिल्कुल आगे, हम भी कभी जब चूल्हे के कभी आगे बैठते हैं या कभी किचन में खाना बनता है और अगर हम बिल्कुल बर्नर के पास खड़े होते हैं, गैस बर्नर के, तो पर्सपायरेशन होती है, पसीना टपकने लगता है ना आग के जस्ट पास बैठो। उसी तरह से दोनों में से कोई भी जो भी आगे जाके स्टिर करके वो हिला रहा होता है, तो उसके जब वो वापस आता है तो पसीने से बिल्कुल ड्रिपिंग, नहाया हुआ होता है। ठीक है। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग, और जैसा कि कस्टम था, जो फर्नेस के पास बैठता था वो कुछ नहीं पहनता था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, एक लंबी शर्ट और वुडन शूज़ पहनते थे। दैट वॉज कि वो आयरन वर्क पे जो भी काम कर रहा है वो ऐसे करके बैठ के काम करेगा। आई होप कुछ समझने जैसे इतना खास है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। होप सो समझ भी आ रहा होगा आपको। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और बहुत सारी आवाज़ें होती थी जो सुनाई आती रहती थी, जैसे गरम गरम लोहे का पानी में डालने की आवाज़, लाइक सो, और या फिर और आवाज़ आती थी जैसे जो कोल होते थे वो बर्स्ट होते हैं अंडर द फ्लेम, या फ्लेम के ऊपर आने की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें। एक बाहर वाटरफॉल भी था जिसके नीचे, कैनल के पास जिसके नीचे वो रखते थे, तो वाटरफॉल की आवाज़, और भी बहुत सारी आवाज़ें आती थी जो वहाँ पे आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन, अब आगे बता रहे हैं कौन सी आवाज़ें हैं। बिग बेलोज ग्रोन, बड़े बड़े जो आयरन्स होते थे जब वो बर्स्ट होते थे, बेलोज ग्रोन, ग्रोन मतलब टू क्राई विथ पेन, ग्रोनिंग यहाँ पे होता है बर्स्टिंग होना, वो साउंड। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वही जो मैं अभी बता रही थी, कोल जो है बर्न होके क्रैक होता है, फटता है, उसकी आवाज़। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल, शॉवल्ड मतलब हिलाना, मूविंग अप द चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, हिला के और अंदर फेंकना। मॉ मतलब फेस पे, यानी कि जो फर्नेस के अंदर, जैसे होता ना, जैसे कोयला कम पड़ गया है तो जो लड़का था, जो हेल्पर था, वो क्या करता था, कोयला और निकाल के अंदर जो है फर्नेस पे डालता था ताकि आग जो है वो ठंडी ना हो, या आग जो है लगातार जलती रहे। दैट वाज दैट मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और वो भी बहुत ज़ोर से, ग्रेट ज़ोर से फेंकना तो बहुत तेज़ आवाज़ आना, उसकी भी साउंड होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, जैसे मैंने बोला बाहर क्या था, एक वाटरफॉल था, तो वो भी रोर करता था, उसकी भी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और जैसे ऊपर से कोई पानी गिर रहा हो, सपोज़ ये पानी गिर रहा है ऊपर से वाटरफॉल का, और यहाँ से जो है हवा चल रही है, तो जब हवा हिट हो रही है, जैसे दिस वाटर इज़ फ्लोइंग और द विंड इज़ हिटिंग, जैसे हवा तो अपनी तरफ से चल रही है लेकिन सामने उसको रास्ते में क्या मिल रहा है, सामने रास्ते में उसको मिल रही है एक वाटरफॉल, तो वो क्या होगा, विपिंग की साउंड आएगी, उसको टच करेगी और एक विपिंग की साउंड आएगी, तो थोड़ा पानी भी थोड़ा ऐसे ऐसे करके लहराते हुए नीचे गिरता था, और वो जो बजिंग साउंड क्रिएट करता था वो भी एक तरह का साउंड था। एक तो वाटरफॉल जब नीचे ज़मीन पे गिरता होगा तो ज़ोर से आवाज़ आती है, आप कभी कोई वाटरफॉल घूमने गए होंगे तो आपने कभी उसके नीचे खड़े हुए या आसपास खड़े हुए तो बहुत शोर आता है, ह्यूज साउंड कम्स अप। और जब हवा चलती है तो हवा जब हिट होती है उस वाटरफॉल के नीचे गिरते समय, जब हवा हिट हो रही है वो भी और साउंड क्रिएट कर रही है, तो ये भी एक तरह का साउंड है विच इज़ कंटिन्यूसली क्रिएटिंग। देन द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और फिर रोड द वाटरफॉल, और एक शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, विप्ड मतलब होता है वैसे कोड़े मारना, जैसे होता है ना कुछ लाइक हंटर टाइप होता है, उसको हिट करना, तो यहाँ पे विंड जो है वो हिट कर रही है वाटर को, ठीक है, विपिंग साउंड। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जब वो हवा ब्रिक टाइल्ड रूफ मतलब ब्रिक मतलब ईंटें होती है, टाइल्ड मतलब लगी हुई लाइन से, जैसे टाइल्स लगी होती हैं, रूफ जो छत पे हैं उसके ऊपर जो है ब्रिक्स की टाइल्स लगी हुई हैं, और उसके ऊपर भी जब हवा जब हिट करती है तो वो भी एक बड़ा साउंड क्रिएट करती है, जस्ट लाइक समबडी इज़ हंटरिंग यू, समबडी इज़ विपिंग यू विद द हंटर। सो टाइम इज़ अप विद दिस पैरा, 2 ही पैराग्राफ इसमें हो पाए हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, और बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे होम, आंसर्स देते रहिए जो भी आपसे पूछा जाता है। बाय बाय।